नमस्कार। आज के इस सत्र में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के पहले अध्याय को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। हमारा जो मुख्य ध्यान रहेगा वो होगा क्वालिटी और कंट्रोल के मूल सिद्धांतों पर, जो इस विषय की एकदम नींव है। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसका मतलब है हम समझेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का दायरा क्या है और इसके लक्ष्य क्या-क्या हैं। फिर हम देखेंगे सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी गलतियों के स्रोत और उनके प्रकार कौन-कौन से हैं, और साथ ही एक्यूरेसी, प्रिसिजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या मायने हैं। इसके बाद है इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, मतलब दवाओं में अशुद्धियां कहां से आती हैं और उनका असर क्या होता है। फिर हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द लिमिट टेस्ट, कि आखिर ये लिमिट टेस्ट इतने जरूरी क्यों होते हैं। और आखिर में हम देखेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ लिमिट टेस्ट्स फॉर क्लोराइड्स, सल्फेट्स, आयरन, हेवी मेटल्स, आर्सेनिक, यानी हम क्लोराइड्स, सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल्स और आर्सेनिक, इन सब के लिमिट टेस्ट के सिद्धांत और उनकी पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की परिभाषा से। Definition: Pharmaceutical chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of organic chemistry, molecules and compound is etc. in combination with structural and chemical biology and pharmacology for producing pharmaceutical drugs and medicines. देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि ये केमिस्ट्री की वो शाखा है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फार्माकोलॉजी को एक साथ मिलाकर दवाइयां बनाने और उनके उत्पादन का अध्ययन करती है। अगली लाइन है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कंप्राइजेज ड्रग डेवलपमेंट एंड इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स। दिस इंक्लूड्स ड्रग डिस्कवरी, मेटाबॉलिज्म, अब्जॉर्प्शन, डिलीवरी। इसका मतलब हुआ कि इसमें दवा का विकास और दवाओं का पूरा अध्ययन शामिल है। इसमें नई दवाओं की खोज से लेकर वो शरीर में कैसे मेटाबोलाइज होती हैं, कैसे अब्जॉर्ब होती हैं और शरीर के सही अंगों तक कैसे पहुंचती हैं, ये सब कुछ आ जाता है। They contain drug chemistry, quality assurance, metabolism, pharmacology and analytical techniques and cures and remedies disease. मतलब इसमें दवा का रसायन, उसकी क्वालिटी सुनिश्चित करना, मेटाबॉलिज्म, फार्माकोलॉजी और वो सारी विश्लेषणात्मक तकनीकें शामिल हैं जिनसे बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो ये तो हुई परिभाषा। अब देखते हैं इसका दायरा कितना बड़ा है। स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। पहला है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, QA एंड QC, प्रोसेसेस एंड स्टैंडर्ड्स दैट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग कंपाउंड्स। मतलब QA और QC ये वो प्रक्रियाएं और मानक हैं जो ये पक्का करते हैं कि दवा की क्वालिटी अच्छी हो। दूसरा, ड्रग डिस्कवरी, आइडेंटिफाइंग कंपाउंड्स स्पेशली दोज दैट ट्रीट डिजीज, यानी ऐसे नए यौगिकों की पहचान करना जो बीमारियों का इलाज कर सकें। तीसरा, इंडस्ट्री, रोल्स इन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उद्योग में इसका उपयोग दवाओं के निर्माण, उन पर रिसर्च करने और उन्हें विकसित करने में होता है। और चौथा है एकेडेमिक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टीचर फॉर कॉलेज, इंस्टीट्यूट एटसेट्रा। और अकादमिक क्षेत्र में इसका दायरा कॉलेज और संस्थानों में एक शिक्षक के रूप में। अच्छा, अब बात करते हैं सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर्स की। तो सबसे पहले ये एरर होता क्या है। डेफिनेशन: An error is defined as the deformity present in any measurement by addition of any internal or external factor. In the pharmaceutical sciences, errors are induced by defective equipment and methods. सरल शब्दों में कहें तो एरर यानी त्रुटि किसी भी माप में किसी अंदरूनी या बाहरी वजह से आने वाली एक कमी है। फार्मास्यूटिकल साइंस में गलतियां अक्सर खराब उपकरणों या गलत तरीकों की वजह से होती हैं। In analytical chemistry, errors affect the material product's reliability, reproducibility, and accuracy or precision. विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में इन गलतियों का सीधा असर उत्पाद की विश्वसनीयता, उसकी सटीकता और बार-बार एक जैसा परिणाम देने की क्षमता पर पड़ता है। During an analysis, the results are expected to be highly accurate and precise. However, this is not always the case due to the presence of errors. मतलब जब भी कोई विश्लेषण किया जाता है तो उम्मीद तो यही होती है कि परिणाम बिल्कुल सटीक हों, लेकिन त्रुटियों की वजह से ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। अब दो तरह के त्रुटियों को समझते हैं। पहला है एब्सोल्यूट एरर्स, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मीन वैल्यू एंड द ट्रू/एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब है प्रयोग से जो औसत मान मिला और जो उसका असली मान था, उन दोनों के बीच का अंतर ही एब्सोल्यूट एरर है। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी।
इसका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। दूसरा है रिलेटिव एरर्स, डिफाइंड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू। इसे निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर को असली मान से भाग दिया जाता है, जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, परसेंट और एज पार्ट्स पर 1000 पीपीटी। इसे आमतौर पर प्रतिशत में या पार्ट्स पर 1000 में दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला है रिलेटिव एरर इक्वल्स टू मेजर्ड मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाय ट्रू वैल्यू। चलिए अब एक उदाहरण से समझते हैं कि इन एरर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्वेश्चन: The actual content of caffeine in tea leaves is 3.50%. An analyst analyzes the tea leaves and determines the caffeine content is 3.75%. Determine the absolute and relative error in percentage and parts per thousand. सवाल यह है कि चाय की पत्तियों में कैफीन की असली मात्रा 3.50% है। एक एनालिस्ट ने जब जांच की तो उसे यह मात्रा 3.75% मिली। अब हमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर निकालना है। गिवन actual caffeine content true value is equal to 3.50%. Measured caffeine content is equal to 3.75%. तो हमारे पास असली मान है 3.50% और मापा गया मान है 3.75%. अब कैलकुलेशन स्टेप्स देखते हैं। पहला, एब्सोल्यूट एरर 3.75 माइनस 3.50 इज इक्वल टू 0.25 पॉजिटिव एरर। यहां हमने मापे गए मान में से असली मान को घटाया तो हमें मिला 0.25। क्योंकि ये एक पॉजिटिव संख्या है तो ये एक पॉजिटिव एरर है। दूसरा, रिलेटिव एरर इन परसेंटेज, परसेंट 0.25 डिवाइडेड बाय 3.50 इनटू 100 इज इक्वल टू 7.14%। अब रिलेटिव एरर के लिए हमने एब्सोल्यूट एरर यानी 0.25 को असली मान यानी 3.50 पर भाग दिया और फिर 100 से गुणा करके प्रतिशत निकाला जो आया 7.14%। तीसरा, रिलेटिव एरर इन पार्ट्स पर 1000 पीपीटी 0.25 divided by 3.50 into 1000 is equal to 71.42 ppt। और इससे पार्ट्स पर 1000 में निकालने के लिए हमने 100 की जगह 1000 से गुणा किया जिससे हमें 71.42 ppt मिला। अब हम गलतियों के मुख्य प्रकारों को देखेंगे। मेजर टाइप्स ऑफ एरर्स: 1. डिटर्मिनेट और सिस्टमैटिक एरर्स और 2. इनडिटर्मिनेट और रैंडम एरर्स। तो पहले डिटर्मिनेट और सिस्टमैटिक एरर्स को समझते हैं। इनको हम व्यवस्थित त्रुटियां भी कह सकते हैं। These errors arise due to wrong procedures, wrong measurements, pipettes, burettes and faulty instruments। मतलब ये गलतियां तब होती हैं जब प्रक्रिया गलत हो, माप गलत लिया गया हो या फिर उपकरण ही खराब हो। Systematic error is under the control of the analyst because it is easily detectable and can be eliminated to a large extent। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि सिस्टमैटिक एरर एनालिस्ट के नियंत्रण में होती है क्योंकि इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है और इसे काफ़ी हद तक ख़त्म भी किया जा सकता है। अब देखते हैं इसके स्रोत क्या हैं। सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स: पहला, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स ड्यू टू डिफेक्टिव इक्विपमेंट और लो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये खराब उपकरणों की वजह से होती हैं। दूसरा, प्रोपोर्शनल एरर्स। Absolute error changes with sample size, but relative error remains constant। इसका मतलब है कि सैंपल का आकार बदलने पर एब्सोल्यूट एरर तो बदल जाती है, लेकिन रिलेटिव एरर वही रहती है। तीसरा, पर्सनल एरर्स ड्यू टू केयरलेसनेस, इग्नोरेंस, लैक ऑफ स्किल, ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिव एरर। ये एनालिस्ट की लापरवाही, जानकारी की कमी या कौशल की कमी के कारण होती हैं। चौथा, केमिकल रिएजेंट एरर्स based on chemical reactivity between chemicals and reagents। यह रसायनों और अभिकर्मकों के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। और पांचवा, errors in methodology। Most serious error arises from faulty methods। यह सबसे गंभीर त्रुटि है और यह गलत तरीकों या कार्यप्रणाली से पैदा होती है। इसे याद रखने के लिए एक निमोनिक है: I prescribe purple chemical methods। यहाँ I का मतलब है इंस्ट्रूमेंटल, P का प्रोपोर्शनल, दूसरे P का पर्सनल, C का केमिकल और M का मेथड्स। अब दूसरी तरह की त्रुटि देखते हैं, इनडिटर्मिनेट और रैंडम एरर्स यानी अनिश्चित या यादृच्छिक त्रुटियां। इन दिस टाइप ऑफ एरर वी कैनॉट डिफाइन अ स्पेसिफिक वेल नोन रीजन एंड इट कैनॉट बी एलिमिनेटेड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल एरर। इस तरह की गलती का कोई एक खास कारण पता नहीं होता और इसे खत्म भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। It is induced by several successive measurements performed by the same analyst under the same conditions। ये तब होती है जब एक ही एनालिस्ट एक जैसी परिस्थितियों में कई बार माप लेता है। Such accidental errors follow a random distribution pattern, and the mathematical law of probability can be applied।
ऐसी गलतियां एक रैंडम पैटर्न फॉलो करती हैं और इन पर हम प्रायिकता का गणितीय नियम लगा सकते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, ये एक बेल कर्व है। एक्स एक्सिस पर है मैग्नीट्यूड ऑफ डिविएशन, यानी त्रुटि कितनी बड़ी है, और वाई एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिविएशन, यानी वो त्रुटि कितनी बार हुई। वेरी लार्ज एरर्स आर अनलाइकली टू अकर। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। स्मॉलर एरर्स अकर विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी दैन लार्ज एरर्स, यानी छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलतियों की तुलना में ज्यादा बार होती हैं। एरर्स ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड अकर विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ की गलतियां होने की संभावना बराबर होती है। अब कुछ और बहुत जरूरी शब्दों को समझते हैं: एक्यूरेसी, प्रिसिजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला है एक्यूरेसी, द नियरेस्ट और एक्यूरेट वैल्यू विच मैचेस द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब है किसी भी प्रयोग का वो मान जो असली मान के सबसे करीब हो। इट इज द डिग्री ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। ये मापे गए मान और असली मान के बीच सहमति का स्तर दिखाता है। एक्यूरेसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर, मतलब सटीकता और त्रुटि में उल्टा रिश्ता है। जितनी कम त्रुटि उतनी ज्यादा सटीकता। अब है प्रिसिजन, द अग्रीमेंट अमंगस्ट अ क्लस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ये दिखाता है कि प्रयोग के सारे परिणाम एक दूसरे के कितने करीब हैं। इट डेजिग्नेट्स द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट। ये एक माप की पुनरुत्पादन क्षमता को बताता है, यानी बार बार एक ही जैसा परिणाम लाने की क्षमता। इंपॉर्टेंट नोट, अ हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन डज नॉट नेसेसरली सजेस्ट एक्यूरेसी। इस बात पर खास ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत प्रिसाइज है तो जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट भी हो। अब है सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेफिनेशन, the number of digits necessary to express the result of a measurement consistent with the measured precision। ये उन अंकों की संख्या है जो किसी माप के परिणाम को उसकी परिशुद्धता के साथ दिखाने के लिए जरूरी होती है। एग्जाम्पल्स, 25.05 और 1350 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0.0034 में शुरू के जीरो सिर्फ दशमलव की जगह बता रहे हैं, इसलिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 7.34 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अब सवाल यह है कि हाउ टू मिनिमाइज एरर्स, त्रुटियों को कम कैसे करें। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एपरेटस, उपकरणों का कैलिब्रेशन करके। पर्सनल केयर स्किल रिक्वायर्ड, व्यक्तिगत देखभाल और कौशल का उपयोग करके। चूजिंग सूटेबल एंड यूजेबल मटीरियल्स, सही सामग्री चुनकर। एग्जॉस्टिंग इम्प्यूरिटी कंटामिनेशन, अशुद्धियों को पूरी तरह से हटाकर। स्टडी केमिकल इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस, रासायनिक मूल्यांकन और विश्लेषण का अध्ययन करके। यूजिंग प्रॉपर मेथोडोलॉजी, और सही कार्यप्रणाली का उपयोग करके। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स, यानी दवाओं में अशुद्धियां। एन इम्प्यूरिटी इज डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायर्ड/अनएक्सपेक्टेड मटीरियल ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर विच में ऑल्टर द फाइनल प्रोडक्ट्स। अशुद्धि का सीधा सा मतलब है किसी भी प्रक्रिया के दौरान किसी ऐसी चीज का मौजूद होना जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी और जो हमारे अंतिम उत्पाद को बदल सकती है। Substances used in pharmaceuticals should be pure enough to be used safely, but it is difficult to obtain an absolutely pure substance. दवाओं में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ इतने शुद्ध तो होने ही चाहिए कि उनका उपयोग सुरक्षित हो, लेकिन किसी भी पदार्थ को 100% शुद्ध बनाना बहुत मुश्किल होता है। Impurities can be accidental or depend on the method of manufacturing, crystallization or purification. अशुद्धियां या तो गलती से आ सकती है या फिर वो बनाने, क्रिस्टल करने या शुद्ध करने के तरीके पर निर्भर करती हैं। फार्माकोपियाज हैव फिक्स्ड द लिमिट फॉर देयर इम्प्यूरिटीज। फार्माकोपिया ने इन अशुद्धियों के लिए एक स्वीकार्य सीमा तय की है, जिससे ज्यादा अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब इस फ्लो चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि अशुद्धियां कहां से आ सकती हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, यानी बनाने की प्रक्रिया के दौरान। ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग, यानी शुद्धिकरण और प्रोसेसिंग के दौरान। और ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी भंडारण के दौरान। ये सभी प्रक्रियाएं ड्रग सब्सटेंस यानी हमारी मुख्य दवा को प्रभावित कर सकती हैं। चलिए अब निर्माण के दौरान अशुद्धियों के स्रोतों को और विस्तार से देखते हैं। पहला है रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉयड। इम्प्यूरिटीज इन रॉ मटेरियल्स कैरी थ्रू टू द फाइनल प्रोडक्ट, यानी इस्तेमाल किया गया कच्चा माल। अगर कच्चे माल में ही अशुद्धि होगी तो वो अंतिम उत्पाद तक पहुंच जाएगी, जैसे रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक में कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियां होती हैं। दूसरा, रिएजेंट्स यूज्ड। इम्प्यूरिटीज इन रिएजेंट्स कैन एंटर द फाइनल प्रोडक्ट, यानी इस्तेमाल किए गए अभिकर्मक। अभिकर्मकों में मौजूद अशुद्धियां भी अंतिम उत्पाद में आ सकती हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में अक्सर लेड यानी शीशा अशुद्धि के रूप में होता है। तीसरा, सॉल्वेंट्स यूज्ड।
इम्प्योर्ड सॉल्वेंट्स ऐड टू कंटैमिनेशन, यानी इस्तेमाल किए गए विलायक अगर सॉल्वेंट्स ही शुद्ध नहीं होंगे तो वो भी अशुद्धि का कारण बनेंगे। जैसे टॉल्वीन और एन ब्यूटानॉल में पानी एक एजियोट्रोप के रूप में हो सकता है। चौथा, रिएक्शन इक्विपमेंट। कोरोजन ऑफ रिएक्शन वेसल्स कैन ऐड मेटालिक इम्प्योरिटीज, यानी रिएक्शन के उपकरण। अगर रिएक्शन के बर्तनों में जंग लग जाए तो उससे धातु की अशुद्धियां आ सकती हैं। पांचवा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। इंटरमीडिएट्स फ्रॉम दी सिंथेसिस में कैरी थ्रू, यानी मध्यवर्ती उत्पाद। संश्लेषण के दौरान बनने वाले मध्यवर्ती उत्पाद भी अशुद्धि के रूप में रह सकते हैं। और छठा, मैन्युफैक्चरिंग हैजर्ड्स। कंटैमिनेशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर, डस्ट, सिलिका, गैसेस, यानी निर्माण से जुड़े खतरे। औद्योगिक वातावरण से होने वाला संदूषण जैसे धूल, सिलिका या गैसें भी अशुद्धियों का स्रोत हैं। अब देखते हैं कि शुद्धिकरण और भंडारण के दौरान अशुद्धियों के स्रोत क्या हैं। ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग, पहला, रिएजेंट्स यूज्ड टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज। इसका मतलब है कि दूसरी अशुद्धियों को हटाने के लिए जो अभिकर्मक इस्तेमाल किए जाते हैं वो खुद एक अशुद्धि छोड़ सकते हैं। दूसरा, सॉल्वेंट्स यूज्ड, वाटर, द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और एसिड्स कैन बी सोर्सेज। इस्तेमाल किए गए विलायक जैसे पानी, कार्बनिक विलायक या एसिड भी अशुद्धियों के स्रोत हो सकते हैं। तीसरा, कंटैमिनेशन फ्रॉम वेसल्स एंड इक्विपमेंट, डिफेक्टिव और अनक्लीन फिल्टर्स, सेंट्रीफ्यूजेस एटसेट्रा कैन ऐड रस्ट, ग्लास, मॉइस्चर। बर्तनों और उपकरणों से संदूषण जैसे खराब या गंदे फिल्टर्स, जंग, कांच या नमी जैसी अशुद्धियां जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज एंड पैकेजिंग। पहला, एरर्स इन पैकेजिंग मटेरियल्स, सबस्टैंडर्ड फॉइल्स और बॉटल्स कैन ऐड इम्प्योरिटीज। पैकेजिंग सामग्री में त्रुटियां जैसे घटिया क्वालिटी की फॉइल या बोतलें अशुद्धियां जोड़ सकती हैं। दूसरा, फॉल्टी पैकेजिंग प्रोसेस, इम्प्रॉपर हीट सीलिंग कैन लीड टू कंटैमिनेशन। गलत पैकेजिंग प्रक्रिया जैसे ठीक से हीट सील न करना संदूषण का कारण बन सकता है। तीसरा, माइक्रोबियल कंटैमिनेशन, फंगल एंड बैक्टीरियल ग्रोथ फ्रॉम इम्प्रॉपर स्टोरेज, पैकेजिंग। अनुचित भंडारण या पैकेजिंग से फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। अब इस बॉक्स पर खास ध्यान दें, इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी अशुद्धियों के प्रभाव क्या होते हैं। लोअर्ड एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस, यह पदार्थ की सक्रिय शक्ति को कम कर सकता है। मे ब्रिंग अबाउट इनकम्पैटिबिलिटी और डिटीरियोरेशन, या असंगति या गिरावट ला सकता है। कैन चेंज द केमिकल बिहेवियर ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, यह मूल पदार्थ के रासायनिक व्यवहार को बदल सकता है। मे शो अक्यूमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट ओवर टाइम, समय के साथ यह एक जहरीला प्रभाव दिखा सकता है। प्रोमोट माइक्रोबियल ग्रोथ, यह माइक्रोबियल विकास को बढ़ावा दे सकता है। कैटलाइज डिग्रेडेशन, शॉर्टनिंग शेल्फ लाइफ, यह दवा के खराब होने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है जिससे शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। कॉज चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपीयरेंस, टेस्ट, ओडर, और यह रंग, स्वाद और गंध जैसे भौतिक गुणों में भी बदलाव ला सकता है। तो अब सवाल ये है कि इन खतरनाक अशुद्धियों को नियंत्रित कैसे किया जाए, और यहीं पर लिमिट टेस्ट की भूमिका आती है। डेफिनेशन: A limit test is defined as a quantitative or semi-quantitative test performed to identify and control small amounts of impurities which are likely to be present with the substance. मतलब लिमिट टेस्ट एक ऐसा परीक्षण है जो किसी पदार्थ में मौजूद बहुत थोड़ी मात्रा में अशुद्धियों को पहचानने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। It plays a key role in substance clarification and purity, generally for inorganic impurities. यह पदार्थ की शुद्धता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर अकार्बनिक अशुद्धियों के लिए। कोर प्रिंसिपल: लिमिट टेस्ट्स आर नॉट बेस्ड ऑन अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये किसी संख्या पर आधारित नहीं होते हैं। द टेस्ट इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन ऑफ टर्बिडिटी, ओपलेसेंस, कलर इंटेंसिटी बिटवीन अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड द टेस्ट सैंपल। इस परीक्षण में एक मानक घोल यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और परीक्षण नमूने यानी टेस्ट सैंपल के बीच धुंधलेपन या रंग की तीव्रता की सीधी सीधी तुलना की जाती है। जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, टेस्ट और स्टैंडर्ड को एक साथ रखकर उनकी तुलना की जा रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट्स: डिनोट्स इनकम्पैटिबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, यह अन्य पदार्थों की उपस्थिति में असंगति को बताता है। डिफाइंस द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, यह मौजूद अशुद्धियों की मात्रा को परिभाषित करता है। डिफरेंशिएट्स बिटवीन अवॉइडेबल एंड नॉन अवॉइडेबल इम्प्योरिटीज, यह उन अशुद्धियों के बीच अंतर करता है जिनसे बचा जा सकता है और जिनसे नहीं। अल्टीमेटली हेल्प्स एंश्योर द प्योरिटी एंड क्लैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और अंत में यह घोल की शुद्धता और स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद करता है। चलिए अब समझते हैं कि फार्माकोपिया के मानकों के अनुसार परीक्षण समाधान कैसे तैयार किए जाते हैं। जनरल मेथड: A specified amount of the substance is dissolved in distilled water and the volume is made up to 50 ml in a Nessler cylinder.
एक सामान्य विधि में पदार्थ की एक तय मात्रा को आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर में घोला जाता है और एक नेस्लर सिलेंडर में उसका आयतन 50 मिलीलीटर तक बनाया जाता है। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। अल्कलाइन सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, डिसॉल्व्ड इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एसिड। क्षारीय पदार्थों को एसिड की पर्याप्त मात्रा में घोला जाता है। Insoluble substances, for example, choline. A water extract is prepared, filtered, and the filtrate is used. अघुलनशील पदार्थों के लिए एक जल अर्क तैयार किया जाता है, उसे छाना जाता है और फिर जो छनकर आया है उसका उपयोग किया जाता है। Salts of organic acids, for example, sodium benzoate. Acidified to precipitate the free acid, which is filtered off. The filtrate is used. कार्बनिक अम्लों के लवणों को अम्लीकृत किया जाता है ताकि मुक्त अम्ल नीचे बैठ जाए, जिसे छानकर अलग कर दिया जाता है और फिर बचे हुए घोल का उपयोग किया जाता है। Colored substances, for example, crystal violet, are carbonized and the resulting ash is extracted in water. रंगीन पदार्थों को कार्बनीकृत किया जाता है और जो राख बचती है उसे पानी में निकाला जाता है। Reducing substances, for example, nitrate, are oxidized with oxidizing agents. अपचायक पदार्थों को ऑक्सीकारक एजेंटों से ऑक्सीकृत किया जाता है। Substances like potassium permanganate are reduced by boiling with alcohol and the filtrate is used. और पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थों को अल्कोहल के साथ उबालकर अपचयित किया जाता है और फिल्ट्रेट का उपयोग किया जाता है। अब हम कुछ खास लिमिट टेस्ट्स को देखेंगे और शुरुआत करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड से। प्रिंसिपल: based on the chemical reaction between soluble chloride ions Cl- and silver nitrate AgNO3 in a nitric acid media. This forms insoluble silver chloride AgCl, which makes the solution turbid. The turbidity of the test is compared with the standard. If the test solution is less turbid than the standard, the sample passes. इसका सिद्धांत बहुत सरल है। ये घुलनशील क्लोराइड आयनों और सिल्वर नाइट्रेट के बीच नाइट्रिक एसिड के माध्यम में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया पर आधारित है। इससे सिल्वर क्लोराइड बनता है जो पानी में घुलता नहीं है और घोल को धुंधला कर देता है। अब इस धुंधलेपन की तुलना एक मानक घोल से की जाती है। अगर हमारे परीक्षण घोल का धुंधलापन मानक से कम है तो नमूना पास हो जाता है। रिएक्शन: Cl- plus AgNO3 equals AgCl plus NO3। अब इसकी प्रक्रिया को इस टेबल से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। टेस्ट सैंपल के लिए 1. डिसॉल्व टेस्ट सैंपल इन वाटर, ट्रांसफर टू नेस्लर सिलेंडर। सबसे पहले परीक्षण नमूने को पानी में घोलें और नेस्लर सिलेंडर में डालें। 2. ऐड 1 ml ऑफ डाइल्यूट HNO3। फिर इसमें 1 मिलीलीटर तनु नाइट्रिक एसिड मिलाएं। 3. मेक वॉल्यूम अप टू 50 ml विथ वाटर। पानी डालकर आयतन 50 मिलीलीटर तक बना लें। 4. ऐड 1 ml ऑफ AgNO3, स्टर इमीडिएटली। अब 1 मिलीलीटर सिल्वर नाइट्रेट मिलाएं और तुरंत हिलाएं। 5. सेट असाइड फॉर 5 मिनट्स। इसे 5 मिनट के लिए रख दें। 6. ऑब्जर्व ओपेलेसेंस एंड कंपेयर विद स्टैंडर्ड। अब इसके दूधियापन को देखें और मानक से तुलना करें। स्टैंडर्ड के लिए भी यही प्रक्रिया है, बस हम परीक्षण नमूने की जगह 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल 0.05845% W/V लेते हैं और बाकी के स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हैं। चलिए अब अगला टेस्ट देखते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। प्रिंसिपल: the solution of the substance under test is mixed with barium chloride BaCl2 reagent in the presence of dilute hydrochloric acid. This produces a turbidity of barium sulfate BaSO4. The substance passes the limit test if it produces a turbidity that is less than the standard prepared using a known quantity of sulfate ion from potassium sulfate. इसका सिद्धांत यह है कि परीक्षण किए जा रहे पदार्थ के घोल को तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है। इससे बेरियम सल्फेट का धुंधलापन पैदा होता है। पदार्थ ये परीक्षण तब पास करता है जब ये धुंधलापन मानक घोल से कम हो। रिएक्शन: SO4 2- plus BaCl2 BaSO4 plus 2Cl-। Requirements: apparatus, Nessler's cylinder, pipette, stirring rod, beaker, stand. Chemicals: dilute hydrochloric acid, test sample, standard sample, barium chloride. Procedure: the procedure involves comparing the turbidity produced from the test sample with that from a standard potassium sulfate solution under identical conditions. प्रक्रिया में हम परीक्षण नमूने से बने धुंधलेपन की तुलना एक मानक पोटेशियम सल्फेट घोल से बने धुंधलेपन से करते हैं और दोनों को बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों में रखते हैं। अब देखते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। प्रिंसिपल: based on the reaction of iron in an ammoniacal solution with thioglycolic acid. This forms a pink
to deep reddish-purple colored complex of ferrous thioglycolate. Thioglycolic acid reduces any Fe3+ to Fe2. ये अमोनियकल घोल में आयरन की थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया पर आधारित है। इससे एक गुलाबी से गहरे लाल बैंगनी रंग का कॉम्प्लेक्स बनता है। The color from the test solution is compared to a standard. If the test color is less intense than the standard, the sample passes. परीक्षण घोल से बने रंग की तीव्रता की तुलना एक मानक से की जाती है। यदि परीक्षण का रंग मानक से हल्का है तो नमूना पास हो जाता है। Citric acid is used to form complexes with other metal ions, preventing interference. यहाँ सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि वो दूसरे धातु आयनों के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले और वे इस परीक्षण में कोई बाधा न डालें। रिएक्शन Fe2+ plus CH2SH- कर COH ferrous thioglycolate structure plus 2H+. Procedure. चलिए टेस्ट सैंपल की प्रक्रिया देखते हैं। 1. Dissolve test sample in water in Nestler cylinder, make up volume to 40 ml. नमूने को पानी में घोलकर नेस्लर सिलेंडर में आयतन 40 मिलीलीटर करें। 2. Add 2 ml of 20% W/V iron-free citric acid and 0.1 ml thioglycolic acid. Mix. इसमें 2 मिलीलीटर आयरन मुक्त सिट्रिक एसिड और 0.1 मिलीलीटर थायोग्लाइकोलिक एसिड मिलाएं। 3. Make alkaline with iron-free ammonia solution. आयरन मुक्त अमोनिया घोल से इसे एक क्षारीय बनाएं। 4. Make up volume to 50 ml. आयतन को 50 मिलीलीटर तक बनाएं। 5. Observe purple color intensity and compare with standard. और फिर बैंगनी रंग की तीव्रता देखें और मानक से तुलना करें। स्टैंडर्ड के लिए भी लगभग यही प्रक्रिया है, बस परीक्षण नमूने की जगह मानक आयरन घोल का उपयोग किया जाता है। अगला है लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स। प्रिंसिपल based on the reaction of metal ions with hydrogen sulfide H2S or sodium sulfide Na2S. This forms metal sulfides which remain distributed in a colloidal state and produce a brownish coloration. The impurities are expressed as parts of lead per million ppm. The usual limit as per IP is 20 ppm. इसका सिद्धांत धातु आयनों की हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड के साथ प्रतिक्रिया पर आधारित है। इससे धातु सल्फाइड बनते हैं जो एक भूरा रंग पैदा करते हैं। यहाँ दो मेथड दिए गए हैं, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 एसिडिक यूजिंग H2S। इसमें टेस्ट के लिए सैंपल सॉल्यूशन 25 ml लिया जाता है, pH को 3 से 4 पर एडजस्ट किया जाता है, 10 ml H2S सॉल्यूशन मिलाया जाता है और फिर मानक के साथ तुलना की जाती है। स्टैंडर्ड के लिए भी यही प्रक्रिया है, लेकिन 2 ml स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन के साथ। मेथड 2 एल्कलाइन यूजिंग Na2S। इसमें टेस्ट के लिए टेस्ट सैंपल को 20 ml पानी में लिया जाता है, 5 ml तनु NaOH मिलाया जाता है, 5 बूंदें Na2S सॉल्यूशन की मिलाई जाती हैं और फिर मानक के साथ रंग की तुलना की जाती है। स्टैंडर्ड के लिए भी यही प्रक्रिया है, बस 2 ml स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन के साथ। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट पर आते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, जिसे गुडज़ाइट टेस्ट भी कहा जाता है। प्रिंसिपल: द फार्माकोपियल मेथड इज बेस्ड ऑन द गुडज़ाइट टेस्ट। Arsenic in the sample is reduced by agents Ki, stannous chloride, zinc to arsine gas AH3। इसका सिद्धांत ये है कि नमूने में मौजूद आर्सेनिक को कुछ अभिकर्मकों की मदद से आर्सीन गैस में बदल दिया जाता है। The arsine gas passes over a mercury chloride test paper producing a yellow stain। ये आर्सीन गैस फिर एक मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट पेपर के ऊपर से गुजरती है और उस पर एक पीला धब्बा बनाती है। The intensity of the stain is proportional to the amount of arsenic present। इस धब्बे का रंग जितना गहरा होगा, आर्सेनिक की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। A lead acetate soaked cotton plug is used to trap any impurities like H2S coming along with the gas। लेड एसिटेट से भीगा हुआ एक कॉटन प्लग गैस के साथ आने वाली दूसरी अशुद्धियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल होता है। apparatus। इस चित्र में गुटजिट उपकरण दिखाया गया है। नीचे एक बॉटल होती है जिसमें जिंक होता है जो आर्सीन गैस बनाता है। इसके ऊपर एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें लेड एसिटेट कॉटन प्लग लगा है और सबसे ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर लगा है जिस पर पीला धब्बा बनता है। चलिए अब आर्सेनिक टेस्ट की प्रक्रिया देखते हैं। टेस्ट सैंपल के लिए 1. Dissolve the test solution in water and stannous hydrochloric acid and place in the wide-mouthed bottle of the apparatus। सबसे पहले परीक्षण घोल को पानी और स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घोलकर उपकरण की बोतल में डालें। 2. Add 1 gram of potassium iodide Ki, 5 ml stannous chloride SnCl2 and 10 gram of zinc। All reagents must be arsenic free। फिर इसमें 1 ग्राम Ki, 5 मिलीलीटर SCl2 और 10 ग्राम जिंक मिलाएं और ये बहुत ज़रूरी है कि ये सभी अभिकर्मक आर्सेनिक मुक्त हों। 3.
Assemble the apparatus quickly and keep the solution aside for 40 minutes. उपकरण को जल्दी से असेंबल करें और घोल को 40 मिनट के लिए रख दें। 4. Compare the stain obtained on the mercuric chloride paper with the stain from the standard apparatus. अब mercuric chloride पेपर पर जो धब्बा बना है उसकी तुलना मानक उपकरण के धब्बे से करें। स्टैंडर्ड के लिए भी यही प्रक्रिया है, बस हम परीक्षण घोल की जगह मानक आर्सेनिक घोल का इस्तेमाल करते हैं। द स्टेन फ्रॉम द टेस्ट शुड नॉट बी मोर इंटेंस देन द स्टेन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। और अंत में सबसे जरूरी कदम, हम दोनों धब्बों की तुलना करते हैं। अगर हमारे नमूने का धब्बा मानक से ज्यादा गहरा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा नमूना सुरक्षित है और टेस्ट पास हो गया है। तो संक्षिप्त में कहें तो दवाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संभावित गलतियों और अशुद्धियों की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है, और साथ ही सुरक्षा और प्रभावकारिता की गारंटी के लिए मानकीकृत लिमिट टेस्ट्स का सख्ती से पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी त्रुटियों से लेकर निर्माण प्रक्रिया की अशुद्धियों तक हर पहलू पर ध्यान देना पड़ता है। और अंत में एक विचार करने योग्य प्रश्न, शुद्धता परीक्षण के ये सिद्धांत खाद्य या पर्यावरण विज्ञान जैसे दूसरे उद्योगों में कैसे लागू हो सकते हैं? जरा सोचिए, क्या हम इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग ये जांचने के लिए कर सकते हैं कि हमारे भोजन में कीटनाशक हैं या नहीं, या हमारी नदियों में भारी धातुएं हैं या नहीं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।